देख रहे हैं, मैं इमरान खान। क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात को ये खबर बनाकर चलाता है। कोई भी एक कर्नल या कोई भी एक ब्रिगेडियर या मेजर वो टेलीफोन करता है किसी भी सहाफी को और उसको एक कहानी सुना देता है। वो सहाफी बाद में कहता है अस्करी जराये के हवाले से या बावसूख जराये के हवाले से या ताकतवर हलकों के हवाले से, और सब उस पर बिलीव करके खबर चला देते हैं। तो क्रेडिबिलिटी इनकी इतनी है कि जिन बंदों को अपना नहीं पता वो इनको खबरें बताते हैं और ये खबरें चलाते हैं। देखिए, जब भी कभी मुज़ाकरात की खबर आए ना और ये कहा जाए बार बार कि जनाब मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, बातचीत करने में दिलचस्पी रखी जा रही है, और साथ ये भी कहा जाए कि हुकूमत को कोई डेडलाइन दी जा रही है, हुकूमत की हालत पतली हो रही है, या हुकूमत के अंदर कोई टीम में तब्दीलियां होने जा रही हैं, या माशी टीम तब्दील हो जाएगी, या कोई वंडर बॉय आ जाएगा, ये चीजें जब भी आप होती हुई देखें तो आप एक बात समझ जाएं कि कोई अवामी एहतजाज होने जा रहा है जिसके नतीजे में हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट परेशान है और वो उससे निपटने के लिए एक माहौल बना रहे हैं। इससे ये हासिल क्या करें, ये डाइवर्जन लगाते हैं। आप जब कभी कहीं सड़क पे जा रहे होते हैं ना तो अचानक एक बोर्ड आ जाता है डाइवर्जन, और वो बताता है कि जी आगे काम चल रहा है, आप इधर से मुड़ के चले जाए, तो वो आपका रास्ता बदल देते हैं। तो वो आपकी तवज्जो हटाने के लिए पब्लिक को एक नया खिलौना दे देते हैं। उन्हें बताते हैं जनाब यहाँ तो मुज़ाकरात चल रहे हैं तो जल्दी कोई ना कोई मामला हल हो जाए। कभी उन्हें बताते हैं कि हुकूमत तो वैसे ही मुश्किल में आ गई, ये तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की लड़ाई शुरू हो गई है, या पीपल्स पार्टी पीएमएलएन और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई शुरू हो गई है, लिहाजा हमें जोर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो पब्लिक को इस किस्म का ये छनकना देते हैं बजाने के लिए, और लोग दो चार मरतबा, मैं मादरत के साथ कहूंगा, दो चार मरतबा इनके झांसे में आए भी। लेकिन अब आप इनको सुने तो आप फौरी तौर पे जब भी कोई तहरीक चल रही हो या मोमेंटम बन रहा हो या लोग मोबिलाइज हो रहे हो, तो उस वक्त अगर इस तरह की बातें हैं तो आप फौरन समझ जाएं कि धोखा देने की तैयारी की जा रही है। जो असल प्लान है वो पूरे पाकिस्तान को बंद करने का है, और 8 फरवरी को उसका पहला इम्तिहान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से एक मोमेंटम गेन करना शुरू कर दिया। अब मैं ये कह सकता हूं कि मोमेंटम वहां पहुंच गया जहां पे अली अमीन गंडापुर साहब ने सरेंडर किया था, यानी मामला वहां तक पहुंच गया। अब उतनी बड़ी तादाद में लोग दोबारा मोबिलाइज हो चुके हैं। अब इस तादाद को बढ़ाना है, इसको दुगना करना है। क्या ये जो मौजूदा टीम है वो कर पाएगी? वो तो बहुत एनर्जेटिक है, नौजवान है, वो रोजाना कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। ना सिर्फ उन्होंने सूबे की परफॉर्मेंस से साबित किया कि वो बाकी सूबों से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने अपनी सियासी एक्टिविटीज को भी कई गुना तक बढ़ाया और बड़ा शानदार उन्होंने काम करके दिखाया। बड़े घाघ और पुराने सियासतदानों का इन्होंने मुकाबला किया, नौजवानों की इस टीम ने, और इमरान खान साहब ने इस टीम पर भरोसा भी किया। अब जनाब जो हरिपुर के मनाजिर है वो तो ये बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा एक मरतबा फिर तैयार है। याद रखिएगा, जब ये क्राउड मालाकंड जाएगा ना फिर आपको पता चले, क्योंकि मालाकंड एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत ताकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। हजारा वो डिवीजन है या एबटाबाद हरिपुर जहां पे पीएमएलएन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाकी है। वो इलेक्शन तो नहीं जीत पाएंगे, नवाज शरीफ खुद यहां से इलेक्शन हार गए, लेकिन किसी ना किसी सूरत में कुछ ना कुछ उनकी बाकियात हैं वहां पे। फॉर्म 47 ना मिले तो इलेक्शन नहीं जीत सकते, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि वो वहां एग्जिस्ट करते हैं। मगर दूसरी जानिब जो वहां से रिस्पॉन्स मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या सुहेल अफरीदी को, अब प्लान उनका ये है कि पूरा पाकिस्तान बंद कर। वो जब कहते हैं ना कि हर चौक डी चौक, तो इसका एक मतलब है, इसका मतलब है कि अब डी चौक जाने की जरूरत नहीं है, हर चौक को डी चौक बनाने की जरूरत है। आप पाकिस्तान के हर चौक में बैठ जाएं, हर जगह पे निकल के बाहर आ जाएं, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो काम रोक दे पब्लिक। यानी प्लान ये है कि पाकिस्तान में काम रोक दिया जाएगा और पब्लिक कहेगी जी हम काम नहीं कर, हम ये बैठे हुए जब तक आप मुल्क को सीधा नहीं करते ना, आप काम करने नहीं दे रहे, आप काम चलने नहीं दे रहे, एक एक करके हम सबको मार रहे हैं, तो हम इकट्ठे होके आ गए, इकट्ठे ही मार तो मार तो नहीं सकता कोई इतनी बड़ी तादाद में करोड़ों लाखों लोगों को। तो लोग जब अपने अपने इलाके पर निकल के बैठते हैं ना, तो एसएचओ की, थानेदार की कभी भी जरूरत नहीं होती कि वो लोगों के सामने आ जाए। मुझे अच्छी तरह याद है लाहौर शहर के अंदर जब अपनी गली में अपने मोहल्ले में लोग निकलते हैं ना, तो पुलिस की जरूरत नहीं होती वहां पे आके मुदाखलत करने। तो जब हर गली में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में, हर चौक में डी चौक बनेगा और लोग निकलेंगे, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक प्लान है, तो फिर ये रियासत के पास किसी किस्म की गुंजाइश रहेगी नहीं। ये करेंगे क्या? ये सबसे पहले इंटरनेट बंद करेंगे। लोग जो है वो केबल वाला इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, जिसको आप पीटीसीएल कहते हैं, या दूसरा इंटरनेट, लोग वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये दूसरे मरहले में वो वाला इंटरनेट भी बंद कर देंगे। वो इंटरनेट बंद होने के बाद कम्युनिकेशन तकरीबन खत्म हो जाएगा। सिर्फ लाइनिंग वाले फोन अगर कहीं चल रहे होंगे तो चल रहे होंगे, तो कम्युनिकेशन खत्म होने का नुकसान सिर्फ लोगों को नहीं होगा, लोग तो बैठे रहेंगे या लोग इंतजार करते रहेंगे। तो क्योंकि कोई मारधार तो पाकिस्तान में हो नहीं रही, लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, अगर लोग घर भी चले जाते हैं, कम्युनिकेशन खुलती है, फिर बाहर आके बैठ जाएंगे, तो इनके पास इसका हल ही कोई नहीं। पुरअमन एहतजाज से बड़ा बदला ही कोई नहीं कि आप पाकिस्तान को बंद करें। अगर ये पूरे पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे इंटरनेट बंद कर देते हैं
तो पाकिस्तान की तमाम एटीएम मशीनें, तमाम पाकिस्तान के बैंक, तमाम पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है, वो कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। सिक्योर लाइनें एक दो है जो गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के पास है, उनके जरिए से वो राब्ते में तो रह सकते हैं बैनुल अक़वामी तौर पे, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया के पास भी इंटरनेट नहीं होगा, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के पास भी इंटरनेट नहीं होगा, और एक अजीबो गरीब सूरत पाकिस्तान में पैदा हो जाए। इस सूरत को कोई भी हुकूमत 4-5 दिन से लंबा नहीं खींच। अभी ईरान ने कुछ अरसा खींचा, लेकिन साथ ही उन्हें वो खोलना पड़ गया। जैसे ही उन्होंने मुजाहरों पे कंट्रोल किया, उन्हें खोलना पड़ गया। लेकिन ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे थे और बाहर से स्पॉन्सर्ड थे। पाकिस्तान में तो लोग काफी अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि इस रजीम से जान छूटे। तो ये है वो प्लान कि हर चौक डी चौक। तो जबरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स मिला है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को, खास तौर पे हजारा में, एबटाबाद में, हरीपुर में। और लोगों की अगर आप तस्वीर देखें या मनाजिर देखें तो आपको आइडिया हो जाता है कि तहरीके इंसाफ किस तरफ जा रही है और मोमेंटम किस तरह बन रहा है। दूसरा नाज़रीन, जो वोटर की उम्र को लेकर कमरुज़्ज़मान कायरा साहब का भी एक बयान आ गया, यानी पीएमएलएन और उनके साथी और उनके रिपोर्टर्स वही तो बात कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, और ये तजवीज बाकायदा ज़ेरे गौर है कि वोटर्स की जो उम्र की हद है उसको बढ़ा दिया जाए, 18 साल से बढ़ा के उन्हें कर दिया जाए 25 साल। देखिए, इस हिसाब से एक अजीबोगरीब काम हो जाएगा। बहुत सारे वोटर ऐसे होंगे जिन्होंने 2024 में वोट डाला, लेकिन अगले इलेक्शन में वो वोट नहीं डाल पाए। फर्ज करें इलेक्शन आ जाता है 27 में, 28 में या 29 में, जब भी आता है, वो जब भी अगला इलेक्शन आएगा वो वोट नहीं डाल पाए। जिन्होंने 2024 में वोट डाला, वो 2026, 27, 28, 29 जब भी इलेक्शन होगा उसमें वोट डालने के अहल नहीं रहेंगे। और ये लाखों की तादाद में नौजवान होंगे जो 18 साल 19 साल के थे, उन्होंने वोट डाल दिया था, लेकिन अब वो 22-23 साल के होने के बावजूद वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि ये 25 साल तक लेकर जाना चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी इसकी हमायत में आ गई। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने कहा, जी 18 साल के नौजवान के सियासी शऊर पे उन्होंने सवाल उठाया कि ये तो मंशूर तक नहीं पढ़ते, तो ये कैसे फैसला करते हैं, हम भी इस उम्र से गुजरे हैं। तो कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, मैं आपको 2 चैलेंजेस करता हूं। नंबर 1, बिलावल जरदारी की उम्र कितनी थी जब उसको एक पर्ची के ऊपर आपने अपनी पार्टी का चेयरमैन बना लिया था? बताएं ना जरा। आपने तो पूरी की पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी एक कम उम्र नौजवान के हाथ में थमा दी थी। उसकी उम्र तो 25 साल नहीं थी, आपने पूरी पार्टी उसको दे दी थी एक ऐसी पर्ची के ऊपर जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं है। और आप कह रहे हैं कि आपका नौजवान सियाना है और कौम के नौजवान जो है वो गुमराह है, उनको कुछ नहीं पता। मैं चैलेंज करता हूं कि बहुत सारे एमएनएस और एमपीएस के उम्मीदवार भी अपनी अपनी पार्टियों के मंशूर के बारे में कुछ नहीं। पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी डिक्टेटर के मार्शल लॉ दौर में इस कदर जुल्म नहीं हुआ जितना आसिम लॉ में आसिम मुनीर कर रहा है। मौजूदा दौर का मवाजना ना सिर्फ याया खान के दौर से किया जा सकता है, जब अवामी राय को रौंदने की गर्ज से मुजीबुर रहमान की पार्टी और अवाम पर फस्तायत के पहाड़ तोड़े गए और महज अपने इक्तदार के लिए मुल्क को 2 लख्त कर दिया गया था। आज मुल्क में जो हो रहा है वो सकूते ढाका के दौर की याद ताजा करता है। तब भी जमहूरियत का गला घोंटकर कानून की बालादस्ती का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया था, मीडिया की आजादी और एहतजाज का हक छीन लिया गया था और मुल्क में सिर्फ जंगल का कानून नाफिज था। इस जबर के निजाम से निजात सिर्फ तब मुमकिन है जब ये कौम यकजा होकर खड़ी होगी। लेकिन कौम आज तक हकीकी आजादी से महरूम है। इस मुल्क में जब तक आइन और कानून की बहाली नहीं होगी, आजादी नहीं मिलेगी। पूरी कौम एक मरतबा फिर भरपूर अंदाज में निकले। हमें इस माफिया से आजादी लेना होगी, और आजादी लेना तब ही मुमकिन होता है जब कोई कौम कुर्बानी देने को तैयार होती है। मैं खुद अपनी कौम की खातिर जेल में बदतरीन हालात काट रहा हूँ। यहाँ मौजूद कैदी भी एतराफ करते हैं कि ऐसा सलूक तो किसी आम कैदी के साथ भी नहीं होता जैसा कि मेरे साथ किया जा रहा है। मुझे तोड़ने की नाकाम कोशिश में मेरी अहलिया बुशरा बेगम को भी बदतरीन हालात में रखा जा रहा है, मगर मैं फिर भी आइन और कानून की बालादस्ती और जमहूरियत की बहाली के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ। हकीकी आजादी हासिल करने के लिए हम सबको मिलकर कुर्बानी देना होगी। मैं इस डाकू डफर अलायंस के आगे कभी नहीं झुकूंगा और आसिम ला को कभी भी तस्लीम नहीं करूंगा। मुझे सारी जिंदगी भी जेल में रहना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूं। अच्छा, एक बात याद रखें, इमरान खान साहब फौज के बारे में कोई बात नहीं करते। वो फौज को बुरा नहीं कह रहे, बल्कि वो कई दफा कहते हैं कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। वो आसिम मुनीर के खिलाफ बात करते हैं और वो फौज को और आसिम मुनीर को अलग अलग रख के देखते हैं। जो मैंने समझा इमरान खान साहब के पिछले चंद ट्वीट्स में, मुझे ये समझ आया कि इमरान खान साहब अब आसिम मुनीर को और फौज को 2 अलग अलग एंटिटीज देखते हैं। उन्हें लगता है कि वो फौज को, बल्कि वो कहते भी हैं कि फौज के इदारे को तबाह कर रहे हैं आसिम मुनीर साहब और नुकसान पहुंचा। याद रखें कि बहादुर कौमों को दुनिया में कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। तमाम पाकिस्तानी जेल जाने का खौफ अपने दिल से निकाल दे।
میرا تحریک انصاف کے ذمہ داران کو بھی خصوصی پیغام ہے کہ اپنے دلوں سے جیل کا ڈر نکال کر لوگوں کی قیادت کریں اور جمہور کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے قیادت فراہم کریں۔ خیبر پختونخوا میں آپریشن صرف اور صرف تحریک انصاف کو کمزور کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ ایسا ہی آپریشن ANP کے دور میں بھی کیا گیا تھا اور مشرف دور کی ناکام پالیسیوں کو اپنا کر ANP خیبر پختونخوا میں ختم ہو کر رہ گئی۔ میرا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ فوجی آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بلکہ اس سے دہشت گردی، نفرت اور تباہی مزید پھیلتی ہے۔ قبائلی علاقوں میں کوئی نیا آپریشن ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں کے مسائل کا حل مقامی اور عوام کے منتخب نمائندوں کی بات چیت سے ہی ممکن ہوگا۔ صرف افغانستان سے رد عمل کی امید میں افغان مہاجرین کو جس بے دردی سے بے دخل کیا گیا وہ بھی افسوسناک ہے۔ افغانستان سے کوئی رد عمل نہیں آیا تو اپنے ہی لوگوں پر بندوق اٹھا کر حالات خراب کرنے کی افسوسناک کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ پھر واضح کر رہا ہوں کہ جن ممبران اسمبلی کو ناحق نااہل کیا گیا ہے ان کی نشستوں پر کوئی انتخاب نہیں لڑے گا۔ ان لوگوں نے تمام مشکلات کے باوجود تحریک انصاف پر یقین کیا اور پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا، لہذا یہ سیٹیں انہی کا حق ہے۔ ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ان کے ناجائز عمل کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ ضمنی الیکشن میں حصہ لینا ہمارے لوگوں کی کمر میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہوگا۔ اچھا، یہ بات تو کسی نے سوچی نہیں تھی جو عمران خان صاحب نے کہی ہے کہ بھئی جن لوگوں نے وفاداری کی، جیسا کہ زرتاج گل وزیر ہے، جیسا کہ صاحبزادہ حامد رضا ہے، یا باقی لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے شملی افراد، عمر ایوب صاحب بہت بڑا نام ہے اور بہت بڑا سیاسی نام ہے، ساتھ میں عمران خان صاحب کا انہوں نے بہت مشکل میں ساتھ دیا۔ اگر ان کی جگہ پہ دوسرے امیدوار کھڑے کیے جائیں گے تو یہ تو ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہوگا کہ جناب آپ نے اپنی لڑائی لڑ لی، آپ کو فارغ کر دیا گیا تو ہم نے بھی آپ کو فارغ کر دیا۔ یہ بڑی گہری بات عمران خان صاحب نے کی ہے۔ آئین اور قانون کی بحالی کے لیے کامیاب آل پارٹیز کانفرنس کے انعقاد، قومی ڈائیلاگ کے آغاز اور اہم قومی مسائل کے حل پر متفقہ تجاویز پیش کرنے پر تمام شرکا اور آرگنائزر خصوصاً تحریک تحفظ آئین کے عہدیداران مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ عمران خان صاحب نے جیل میں بات چیت کی اور اس بات چیت کو آفیشلی پاکستان تحریک انصاف نے ٹویٹ کر دیا۔ بہرحال یہ جو مرضی کر لے، یہ ایک دن تو سورج غروب ہو جائے گا۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اقتدار کا سورج بھی غروب ہو جائے گا ایک دن، اور ایک دن یہ جو جھوٹی حکومت ہے یہ بھی دھڑم سے گر جائے گی اور یہ اپنے بوجھ سے ہی گر جائے گی۔ پبلک نے تو فیصلہ جب کرنا ہے تب کرنا ہے، لیکن یہ حکومت چلتی دکھائی نہیں دے رہی۔ اس کا ریزن ہے انہوں نے ہر چیز ہی برباد کر دی ہے۔ ملک کے اندر کوئی ایک چیز یا کوئی ایک محکمہ یا کوئی ایک سمت وہ جو ٹھیک چل رہی ہو وہ یہ آئیڈینٹیفائی کر کے بتائیں کہ یہ ٹھیک چل رہا ہے۔ معیشت مکمل طور پہ برباد ہے۔ قومی خزانہ، اس میں قوم کا پیسہ نہیں ہے، پاکستان کا پیسہ نہیں ہے، اس میں چائنا کا، اس میں سعودی عرب کا، UAE کا اور ادھار کا بینکوں کا پیسہ پڑا ہوا ہے۔ وہ پیسہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا بجٹ فل خسارے میں جا رہا ہے۔ ٹیکس کلیکشن یہ صحیح طرح کر نہیں پا رہے ہیں، تو معیشت کا تو بھٹا بیٹھ گیا۔ غریب اور عام آدمی کو انہوں نے ویسے ہی کچل کے رکھ دیا ہے۔ یعنی یہ کھانے کے تیل کے اوپر جو کوکنگ آئل ہوتا ہے اس کے اوپر 175 روپے لیٹر اضافی وصول کر رہے ہیں۔ چینی کے اوپر فی کلو کے حساب سے 70-80 روپے کی دہاڑی یہ لوگ لگا رہے ہیں۔ پہلے 7.5 لاکھ ٹن چینی پاکستان سے باہر بھیج دی کہ جناب یہاں وافر ہے، اور ساتھ ہی جب ہم نے اس وقت بتایا کہ یار چینی کم پڑ جائے گی پاکستان میں، مت بھیجو باہر، یہ بعد میں آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی مہنگی، اور بعد میں مہنگی امپورٹ کر لی اور اس بیچ میں عوام کی جیب کے اوپر ایک ڈاکہ بھی ڈال دیا۔ ایک اور چیز ہے ناظرین، یہ حکومتی صحافی بیچارے باولے ہوئے پڑے، روزانہ لکھ دیتے ہیں، بول دیتے ہیں کہ عمران خان ختم شد، عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی، PTI ختم ہو گئی، لیکن پھر روزانہ اسی PTI کے بارے میں پروگرام بھی کرتے ہیں، اسی کے بارے میں خبریں بھی کرتے ہیں، سارا دن اسی پارٹی کو، اسی لیڈر کو ڈسکس کرتے ہیں، اور شام کو ایک ٹویٹ کر کے سو جاتے ہیں کہ عمران خان ختم ہو گیا۔ تو میرا نا ویسے ایک مشورہ پاکستان تحریک انصاف کو، وہ انہی صحافیوں کے جب پروگرام میں جائیں تو جب بھی یہ صحافی کوئی پولیٹیکل سوال پوچھیں تو ان کو چاہیے موسم پہ بات کریں، انٹرٹینمنٹ پہ بات کریں، فیشن پہ بات کریں، میوزک پہ بات کریں، سیاست پہ بات ہی نہ کریں۔ جب یہ اینکر سوال کرے تو ان کو جواب دیں کہ یار وہ تو ختم ہو گیا، آپ نے خود لکھا تھا ختم شد، تو جو ختم شد ہو گیا تو اس پہ اب سوال کیا کرتے ہیں، چھوڑے دفعہ کریں، آئے میوزک پہ بات کرتے ہیں۔ ان کو ذرا آئینہ دکھانا چاہیے۔ ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ختم شد؟ یعنی اتنے برے حالات ہیں PMLN کے، بیڑا غرق ہو گیا ان کا عوام کے اندر، آج تک ہم نے کسی نے نہیں کہا کہ ختم شد۔ ہاں یہ کہ انہوں نے اپنی سیاست تباہ کر دی، برباد کر دی، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف کے پاس چانس ایک ہی ہے کہ وہ عوامی مینڈیٹ واپس کرے۔ ایک ہی چانس ہے کہ وہ قوم سے معافی مانگے، وہ کہے جی ٹھیک ہے عوامی مینڈیٹ ہے، میں واپس اپنے موقف پہ جاتا ہوں اور میں وہی بات کروں گا جو حق والی بات ہے، آؤ بیٹھو بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے باہر نکالتے ہیں۔
پھر تو میاں صاحب کی بات بن جائے گی. حالانکہ اگر اسٹیبلشمنٹ، پھر اس کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ تو اینٹی عاصم منیر ہے.